हाँ जी बेटा। हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। देखो भाई, अपन ने नेशनल इनकम स्टार्ट कर दिया था, बस बस बातें नहीं। नेशनल इनकम स्टार्ट कर दिया था अपन ने ना। नेशनल इनकम में कल कहां तक पढ़ा था अपन ने? कल पढ़ा था अपन ने, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कल, है ना। डीपी एनपी, दो चीज पढ़ी थी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ, बस। तो टेरिटरी वो कल बताया था मैंने। लेकिन सारा काम हम हमारी टेरिटरी में ही थोड़ी होता है, बाहर भी जाके करते हैं। तो जो बाहर जाके किया, अगर हमारे ही लोगों ने किया और हमारे देश का ही है वो नॉर्मल रेसिडेंट, फिर तो हमारे ही मानेंगे ना उसको। खुद सोचो, अगर मान लो मैं 2 महीने के लिए अमेरिका जाके पढ़ा के आया कोई क्लास, सो अभी तो मैं नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया का ही हूँ। 2 महीने ही तो रहा हूँ, 60 दिन। अगर 180 दिन रह लेता ज्यादा तो वहां का होता। सही है। तो नॉर्मल रेसिडेंट का आप सबको पता ही है कि 182 डेज से ज्यादा अगर कोई इंसान किसी जगह रहेगा, तब वो वहां का माना जाता है। तो भाई उस साल के लिए है ना। तो इस साल के लिए मैं तो यहीं का ही हूँ, 2 महीने ही तो गया हूँ, 60 दिन। तो वो जो भी वहां से मैं कमा के लाया वो कहाँ मानूंगा? यही तो मानूंगा। तो नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, उसमें हम जगह नहीं देखते कि कहाँ कमाया, टेरिटरी में कमाया या बाहर। हम क्या देखते हैं? किसने कमाया होना चाहिए? हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन में क्या देखते हैं हम? उस टेरिटरी में हुआ होना चाहिए प्रोडक्शन। ये दो चीज याद रख लो, जीवन आसान हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। तो कल मैंने जैसे बताया था आपको, अभी वापस से बता देता हूं, फिर से जो अभी बोला मैंने रिपीट करता हूं आपको। क्या बोला मैंने अभी? डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोडक्शन हुआ। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? जो टोटल प्रोडक्शन, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज कहां हुए? अरे कहां पे? प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। हमारे देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, कल बताया था मैंने क्या होता है टेरिटरी का मतलब। डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी, कुछ भी कह लो। तो हमारी जो देश की डोमेस्टिक टेरिटरी है, कल बताया था क्या क्या चीज आती है उसमें। तो उस टेरिटरी में अगर प्रोडक्शन हुआ है, बातें नहीं बेटा, उस टेरिटरी में अगर प्रोडक्शन हुआ है, चाहे किसी ने भी किया हो, आदमी नहीं देखते, फिर से बोल रहा हूं। इसके अंदर हम क्या लिख रहा हूं? पर्सन नहीं देख रहे। पर्सन नहीं देख रहे कौन है, बाहर का भी हो सकता है। पर्सन नहीं देखते, तो सिर्फ क्या देखते हैं? जगह देखते हैं, प्लेस। ठीक है। अगर सुनना, ट्रंप है, ट्रंप। ट्रंप अगर इंडिया आया था, मान लो ट्रंप अगर इंडिया आया, तो हमारे यहाँ पे मान लो यहीं पे काम किया, 2-3 महीने, 1-2 महीने यही था। तो अगर यही था, इस जगह था, इस टेरिटरी में था, तो उसने जो भी काम किया वो क्या माना जाएगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे सर वो तो हमारे देश का नहीं है, तो मैं कहा कह रहा हूं, आदमी देखना ही नहीं यहाँ पे हमारे देश का है या नहीं है। जगह से मतलब, आदमी से मतलब ही नहीं होता डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। तो अगर हमारी टेरिटरी में प्रोडक्शन हुआ है और किसी ने भी किया है, डजेंट मैटर, तो वो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है। रियाना आई यहाँ पे डांस करी, यही करी इंडिया की टेरिटरी में। हाँ तो बेटा उसका, उसने जो भी कमाया वो यहां माना जाता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में माना जाता है। क्लियर है? तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लेना देना आदमी से नहीं होता। इतनी आसान बात बताइए आपको। अरे पर्सन देखो ही मत आप देखो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन होता है, जिसने भी किया हो, वो सब किसका माना जाता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट में माना। क्लियर है? तो अच्छा, दिलजीत क्या इस टेरिटरी में था? नहीं, तो दिलजीत का नहीं माना जाएगा। मैंने कहा ना, जगह देखनी है। समझ में आया? नेशनल प्रोडक्ट दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है, वहां देखते हैं हम क्या, कि वो हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं। वहां आदमी देखते हैं, जगह नहीं देखते। समझ में आया? ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगी बात। क्या कह रहा हूं मैं? नेशनल प्रोडक्ट अगर अगर कभी निकालना हो कि भाई देश का टोटल प्रोडक्ट बताओ, नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम, आपको भी पता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब डोमेस्टिक इनकम, और नेशनल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? अरे गुड्स और सर्विसेज को बेच किया आता है, वैसे ही तो होता है। सो नेशनल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? इसको नेशनल इनकम बोलते हैं। तो नेशनल इनकम में हम क्या देखते हैं?
हम क्या देखते हैं यहाँ पे? हम जगह नहीं देखते, हम देखते हैं आदमी कहां का होना चाहिए। इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, आदमी देखते हैं, पर्सन देखते हैं, जगह नहीं देखते। कहां कमाया? आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी भी कमा सकता है। मैं गया मान लो विदेश, 2 महीने पढ़ा के आया, तो हूं तो मैं यहाँ का ही आदमी ना, अभी तो नॉर्मल रेसिडेंट, अभी 2 ही महीने तो गया था वहां पे, तो हूं तो नॉर्मल रेसिडेंट इस साल, इसी साल यहीं का ही, भारत का। तो मेरा पैसा कहां कमाना जाएगा? हमारे देश का। इसलिए बोल रहा हूं जगह नहीं देखते। कहां से कमा के लाया? आउटसाइड दी टेरिटरी। अरे सही बात है, तो वो नेशनल प्रोडक्ट होता है। तो इस 2 बातों को याद रख लो और इसको नोट्स में लिखना भी। यहां पर हम पर्सन देखते हैं, जगह नहीं देखते, या डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं देखते। जगह का मतलब क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी देखते हैं। तो हमारी टेरिटरी में प्रोडक्शन अगर हुआ है, किसी ने भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी देखते ही नहीं। आंख बंद कर लो, आदमी में तो अगर हमारी टेरिटरी में प्रोडक्शन हुआ है तो ये क्या कहलाता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। क्लियर है क्या? और आंखें खोल लो कहां पे? यहां पे। अब आंखें खोल के देखो कि हमारे देश के जो सिर्फ हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट हैं, चाहे उन्होंने कहीं भी प्रोडक्शन किया हो, वो सब काम माना जाता है नेशनल प्रोडक्शन में जोड़ते। तो अगर कभी नेशनल इनकम निकालनी हो, जगह नहीं देखते, क्या देखते हैं? हमारे देश का वो नॉर्मल रेसिडेंट है क्या इस साल, वो देखते हैं। क्लियर है? क्या देखते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट देखते हैं, जगह नहीं देखते। ठीक है? और यहां क्या देखते हैं? जगह देखते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं देखते। तो यह आपको अपने नोट्स में लिख लेना चाहिए भाई साहब। दुनिया के बड़े से बड़े क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं, बिना कंफ्यूजन के। क्या कहा? आंखों में लगा लो पट्टी, आदमी देखना ही नहीं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में सिर्फ क्या देखते हैं? क्या हमारी टेरिटरी में प्रोडक्शन हुआ क्या? अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, जो कल बताया था इकोनॉमिक टेरिटरी होती है, उसके अंदर अगर प्रोडक्शन हुआ है, किसी ने भी किया हो, क्या कहलाता है? डोमेस्टिक इनकम। हरियाणा की इनकम इज द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। हमारी टेरिटरी में हुई है सर, बट इट इज नॉट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि वो हमारी नेशनल नहीं है। आज अब देखो यहां क्या चेक किया मैंने, क्या हमारे देश की है? नहीं, तो हमारे देश की नहीं, तो नेशनल इनकम नहीं हुई हमारी, डोमेस्टिक इनकम तो है हमारी टेरिटरी में कमा की गई है। अरे आई बात समझ में? चलो एक चीज लिखना, इसको और डिटेल में अपन जाएंगे फ्यूचर के अंदर। तो नेशनल इनकम में क्या होता है? हमारे देश के लोग, वो तो है ही है, तो हमारे देश के लोग हैं, प्लस हमारे देश के लोगों ने जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया, इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट ने जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया, प्लस बाहर जाके भी कमाया। बाहर जाके अमेरिका से भी कमा के लाया ना मैं, दिलजीत भी कमा के लाया मेरे जैसे, है कि नहीं? तो बाहर से, तो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट ने जो देश में कमाया, लिख दूं हिंदी में, देश में और बाहर से, ये लो, दोनों जोड़ लो। इसके अलावा आ जाती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? हमारे देश के लोगों ने जो हमारे देश में कमाया, जो हमारे, देखो हमारे देश के लोग कुछ तो कहां रहते होंगे? हमारे देश में। कुछ हमारे देश के लोग बाहर भी जाते हैं थोड़ा काम करने के लिए, 1-2 महीने चले गए, 10-100 दिन चले गए। तो यार ये जो थोड़े दिन के लिए गए, अभी तो हमारे देश के ही ना, क्योंकि हमारे नॉर्मल रेसिडेंट, तो बाहर से जो भी कमा के लाए वो हमारी नेशनल इनकम में जुड़ता है। हमारे देश के ही तो आदमी कमा के लाया। अरे आप तो मेरा एग्जाम्पल याद रखना, मैं गया 2 महीने के लिए बाहर अमेरिका पढ़ा के आया, तो जो पैसा कमा के लाया वो क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम कहलाएगा। लेकिन क्या नहीं कहलाएगा? क्योंकि मैं हमारी टेरिटरी में नहीं था ना। हमारी टेरिटरी में हुआ क्या प्रोडक्शन? नहीं, आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ। समझ में आया? तो फिर से बोल रहा हूं, इधर जगह नहीं देखते और इधर क्या देखते हैं? जगह। इधर आदमी देखते हैं, उधर आदमी नहीं देखते। क्लियर है क्या? जगह देखते हैं। समझ में आया? मान लो ये अपने अनिल सर का एक बेसमेंट है, अगर इसके अंदर किसी ने भी कोई भी प्रोडक्शन किया, वो कहलाएगा डोमेस्टिक इनकम, आदमी नहीं देखना। ठीक है? लेकिन जब नेशनल इनकम देखते हो तो हम ये देखते हैं कि वो हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं। ठीक? नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट आपके सीए के अंदर तो बताया नहीं गया है, तो लेकिन फिर भी ये वर्ड जब बार बार आ ही रहा है, तो कुछ ऐसे बच्चे भी पढ़ रहे हैं जिन्होंने नेशनल इनकम नहीं पढ़ी थी 12वीं क्लास में, तो उनके लिए मेरे को बताना पड़ता है कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है।
देखो बेटा, नॉर्मल रेसिडेंट अलग होता है, सिटीजनशिप अलग कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल वोटिंग के लिए चाहिए होता है, वोटिंग के लिए, अदर राइट्स के लिए, अदर अधिकारों के लिए क्या होना जरूरी होता है, सिटीजन। लेकिन लेकिन इनकम टैक्स पर्पस के लिए क्या देखते हैं सिर्फ, अरे बोलो भैया, इनकम टैक्स पर्पस के लिए हम सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट देखते हैं। ठीक है, तो जैसे नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, तो नेशनल इनकम जब निकाल रहे हैं तो इनकम के पर्पसेस के लिए क्या देखते हैं हम, नॉर्मल रेसिडेंट देखते हैं, सिटीजन नहीं देखते। एग्जांपल दूं आपको, अगर मान लो वो जो रियाना है यहां पे पिछले 8 महीने से पड़ी हुई है, कहीं पे काम कर रही है, लिविंग इन इंडिया, लोकेटेड इन इंडिया, वर्किंग इन इंडिया, अर्निंग, स्पेंडिंग, अक्यूमुलेशन सब कर रही है, सेविंग वेविंग सब कर रही है। कितने दिन हो गए, 180 से ऊपर हो गए क्या, 8 महीने बोला ना मैंने, 8 महीने का लगाओगे, 30 दिन भी लगा लो अगर, तो कितने हो गए, 240 ही हो गए। 8 तो 182 से ज्यादा हो गए ना। तो अगर 180 डेज से ज्यादा हो गए, यहीं रह रही है भाई साहब, यहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, अर्निंग कमा भी रही है, खर्च भी कर रही है, रोटी भी खा रही है, सेविंग भी कर रही है, सब यहीं कर रही है। तो फिर तो इस साल के लिए वो कहां की नॉर्मल रेसिडेंट, क्योंकि एक आदमी एक ही जगह का हो सकता है नॉर्मल रेसिडेंट, तो इस साल के लिए वो कहां की नॉर्मल रेसिडेंट मानी जाएगी, भले ही वो अमेरिका की है, कहां की मानी जाएगी, भारत। तो जब भारत में जब वो एक कमाया उसने इस साल जो भी, तो सब किस में जुड़ता है, भारत की नेशनल इनकम में जुड़ेगा। बोलो सर वो तो सिटीजन ही नहीं है, तो मैंने कब कहा सिटीजन देखते हैं हम, क्या देखते हैं, सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट वाली कंडीशन देखते हैं। समझ में आया क्या। तो अगर कोई विदेश का आदमी यहां आया है और अगर 180 दिन के ऊपर रह लिया, ठीक है, क्या कह रहा हूं बेटा, ये देखो क्या कह रहा हूं, तो इंडिया में अगर नॉर्मल रेसिडेंट की क्या कंडीशन है, बस एक दो ही है, क्या जी, कितने दिन, लिविंग इन इंडिया, लिविंग या रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 180 डेज। अगर 180 दिन से ऊपर यहां रह लिया, सिर्फ रहने से नहीं है, बोलो सर रह के पार्टी कर रहा है मस्त गोवा के अंदर चकाचक, वो नहीं कहलाएगा, सिर्फ रहने से नहीं है। मतलब ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में 3-3 साल से रह रहे हैं, अंग्रेज, हाँ ऐसे घूम रहे मस्त, आए हुए हैं यहीं घूमते हैं, पैसा वैसा हुआ है तो आ रहे हैं, बस घूम रहे हैं, बस नॉट डूइंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो वो नहीं कहलाएगा नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, सिर्फ रहने से नहीं है, इसके साथ दूसरी एंड बोल रहा हूं, एंड मतलब और नहीं है, ये और ये दोनों होनी चाहिए कंडीशन। दूसरी क्या है, एक तो 180 दिन के ऊपर रहना जरूरी है, ठीक है, और क्या जरूरी है सर, उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो यही इंडिया में लाई करना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब अर्निंग, स्पेंडिंग एंड अक्यूमुलेशन, मतलब सेविंग, इन्वेस्टमेंट और ये सब। तो ये सब अगर हमारे देश में हो रहा है तो वो हमारे देश का क्या कहलाएगा जी, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। सर मैं कोई भी विदेश का आदमी, मान लो इलॉन मस्क है, इलॉन मस्क आया हुआ है यहाँ पे, 200 दिन हो गए यहीं पे है, यहीं पे अपना कोई मान लो कोई प्रोजेक्ट वगैरह सेट कर रहा है, 200 दिन हो गए उसको इंडिया में, ठीक है। अब इस साल में टोटल कितने दिन रहा इंडिया में, 200। और एक और वजह की बात बताता हूं, जरूरी नहीं लगातार 200 होना जरूरी नहीं है, पूरे साल भर में टोटल 200 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ऐसा हो सकता है 100 दिन रहा, फिर 1 महीने के लिए चला गया, फिर वापस आया, फिर 50 दिन रहा, फिर 1 महीने के लिए चला गया, फिर आ गया, फिर 50 दिन हो गए। कितने दिन हो गए भाई, 200 हो गए टोटल। इस साल 180 दिन से ज्यादा समय कहां बिताया, इंडिया में, तो भैया हमारा नॉर्मल रेसिडेंट है, जो भी उसने कमाया वो हमारी कौन सी इनकम में जुड़ेगा, हमारी वो डोमेस्टिक में भी जुड़ेगा और नेशनल में भी, क्योंकि हमारी टेरिटरी में कमाया तो डोमेस्टिक इनकम, जगह देख ली, अरे हमारी जगह में था तो डोमेस्टिक इनकम है, और हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट है, इस साल तो हमारे ही देश का है, अमेरिका का नहीं है, तो इस साल उसका पैसा किसमें माना जाता है, हमारी नेशनल में। क्लियर है कितनी सी बात, पक्का। मैं आपको बता दूं ये जो मैंने पढ़ाया है दिस इज एक्स्ट्रा, आईसीआई में जो अपने पढ़ाने के लिए इतना भी नहीं बोला उसने, ठीक है, सो दिस इज एक्स्ट्रा, टेंशन मत लो, इसके ऊपर नहीं है, इसके अंदर ही होएगा जो है। सो ये मेरे को थोड़ा सा बताना पड़ता है यार, समझो, क्योंकि वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं बार बार अपन,
और वो जो नॉन इको वाला बच्चा है उसने कभी ये वर्ड्स ही नहीं सुने, तो उसको बताना पड़ता है कि नॉर्मल रेसिडेंट देखते हैं हम। ठीक है, सो नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। क्लियर है जी? अब दो वर्ड्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ने जरूरी है। जो मेरे को टॉपिक आज पढ़ाना था ना, वो एक्चुअली उस पढ़ाने के लिए मुझे ये सब बताना जरूरी है। एक और होता है, दो टर्म्स होते हैं, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। पता है आप लोगों को फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफर इनकम क्या होता है? बताओ इसका फर्क क्या होता है? फैक्टर इनकम क्या होता है सर? जो मेहनत करके अपन किसी को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं। मान लो मैंने किसी को अपना लैंड किराए पे दिया, तो बदले में क्या मिलेगा? रेंट। फैक्टर इनकम है, मेहनत का पैसा है, फिर फ्री पॉकेट का थोड़ी है। जगह दी है तो मिला है ना। अरे जब फैक्टर्स अपनी सर्विसेज देते हैं, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी को देते हैं हम, तो उसके बदले में जो मिलता है वो क्या कहलाता है? फैक्टर इनकम। मैं आज यहाँ लेबर दे रहा हूं, तो जो पैसा मिल रहा है वो फोकट का पैसा है क्या? मेहनत का पैसा है, अर्न इनकम है, अर्न। तो ये क्या कहलाती है सर? फैक्टर इनकम है। तो जब भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो ये सब उसको जो बदले में हम मिलता है उसे क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। लेकिन फ्री पॉकेट का किसी को हम देते हैं, कोई चैरिटी दे दिया, कोई दान दे दिया तुमने, कोई तुम्हें गिफ्ट मिल गया, कोई सरकार ने कोई तुम्हें कोई अलाउंसेस दे दिए फ्री में ही, बेरोजगारी भत्ता दे दिया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दिया, तो फ्री पॉकेट का जो भी सामान है क्या कहलाता है? ट्रांसफरिंग। और जो मेहनत का होता है उसे क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। तो याद रखिएगा, मेहनत का होता है इट इज अर्नड बाय अर्न, इट इज एन अर्न इनकम। ये मेहनत करके कमाई गई है। अर्न इनकम बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। क्या दिया है इसके बदले हमने? भाई कैसे मिलती है इनकम? फैक्टर सर्विसेज देनी पड़ती है सर, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है जो फ्री पॉकेट में मिला है, द इनकम विच इज अर्न विदाउट गिविंग एनी फैक्टर्स, फ्री पॉकेट का। सो इट इज एन इनकम रिसीव्ड, आई वुड नॉट से अर्नड, इनकम रिसीव्ड विदाउट विदाउट रेंडरिंग द फैक्टर सर्विसेज। कोई फैक्टर सर्विसेज आपने किसी को नहीं दी। समझ में आ रहे हो? मंदिर के बाहर जाके बैठ गए, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। मंदिर के बाहर अल्लाह के नाम पे मांगती है, भगवान के नाम पे दे दे बाबा। मान भगवान के नाम पे दे दे बाबा। अब तुमको कोई दे ही गया, 10 रुपए दे गया, तो दिस इज द इनकम विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज। कोई मेहनत थोड़ी लगी इसकी, आपने उसको क्या दिया बदले में? कुछ भी नहीं। समझ आ रही है? सो वो चीज होती है, फ्री फोकट की इनकम है। गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है, गवर्नमेंट जो देती है वो क्या है? फ्री फोकट की है। एक तो होता है जब अपन नौकरी कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो दे विल गिव यू पेंशन फंड, है ना, वो तो मेहनत का है भाई। वो तो मैं किसी जगह नौकरी कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है, वो सिर्फ मुझे मिलेगा, सबको नहीं मिलता, वो अलग होता है। ओल्ड एज पेंशन सभी डोगरों को मिलती है सरकार से। ओल्ड एज पेंशन सीनियर सिटीजन को मिलती है। समझ में आया? तो ऐसे कोई एम्प्लॉय को नहीं मिलती, सबको मिलती है। वो तो सबको मिल रही है फ्री फूकट की, तो वो क्या है? ट्रांसफर। बेरोजगारी भत्ता सबको मिलता है, जो बेरोजगार होते हैं वो गवर्नमेंट से मांग सकते हैं, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, फ्री का मिलता है। दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर इनकम। क्लियर है? किसी बात, कोई गिफ्ट मिला, कोई चैरिटी मिली, फ्री डोनेशन, ये सब क्या है? ट्रांसफर इनकम। जो मेहनत करके कमाया जाता है वो क्या होता है? फैक्टर इनकम। जैसे कि अगर आपने किसी को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये आपने प्रोवाइड किया है किसी को, तो लैंड के बदले क्या मिलेगा? अरे बोलो, रेंट। और लेबर के बदले क्या मिलेगा जी? वेजेस या सैलरी, व्हाटएवर। कैपिटल के बदले क्या मिलता है जी? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को उसकी मेहनत के बदले क्या मिलता है? प्रॉफिट। ये सब फैक्टर इनकम होता है बेटा, मेहनत का पैसा और फ्री फोकट का पैसा। अब सुनना, फिर से सुनना, ये जो नेशनल इनकम जब हम निकालते हैं तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसको जोड़ते हैं? फैक्टर। फ्री फोकट का पैसा नहीं जोड़ा। ये जो नेशनल इनकम हम निकालते हैं, चाहे नेशनल और डोमेस्टिक, इन दोनों में ही फ्री फोकट का नहीं होता, फैक्टर इनकम होती है। वो इलॉन मस्क ने यहां पे आके कौन सी इनकम कमाई? फैक्टर इनकम। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कोई भी विदेशी आदमी ले ले, वो ले ले जस्टिन बीबर। हम लोग जस्टिन बीबर ले लेते हैं, अब इंडिया में आया हुआ है, 200 दिन से ज्यादा यहीं रह रहा है, उसको वहां से किसी ने कुछ गिफ्ट कर दिया,
ठीक है, गिफ्ट कर दिए पैसे। अब वो पैसे किसके माने जाएंगे? हमारी नेशनल इनकम में तो नहीं माने जाएंगे, कोई मेहनत के पैसे थोड़ी है उसके। क्या मेहनत करी यहाँ पे कोई? फैक्टर इनकम है क्या कोई? नहीं, ट्रांसफर इनकम है, नहीं माना जाएगा। अच्छा ये तो वहां छोड़ो, इंडिया वाले भी मान लो, मेरे को कोई 10 लाख रुपए ऐसे गिफ्ट दे गया, ऐसे दे गया, बोले सर आप गिफ्ट ले लो, बहुत बढ़िया पढ़ाते हो आपने हमें और हमारे बच्चों को बहुत बढ़िया पढ़ाया, ये लो 10 लाख। मैंने कहा ठीक है लाओ जी, मना थोड़ी करूंगा, एक बार तो हिचकूंगा, मतलब फिर बोल दूंगा कि इधर रख दो। तो ले लिए, ठीक है भाई। सो फ्री का है ना सर वो तो, मतलब ठीक है वो गिफ्ट है, मतलब एक तरीके से अनअर्न्ड इनकम है। तो वो क्या है, वो नहीं जोड़ते। समझ में आया सबको? नेशनल इनकम में से क्या जोड़ता है? मेहनत का पैसा जुड़ता है, फैक्टर इनकम जुड़ती है। तो ये सिर्फ फैक्टर इनकम जुड़ती है, ट्रांसफर इनकम नहीं जुड़ती। क्लियर है क्या? अरे बोलो भैया, ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा देता हूं, क्योंकि जो मैं आऊंगा फ्लो चार्ट पे बनाना, फिर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो एक और कॉन्सेप्ट होता है बेटा मार्केट प्राइस, और एक क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है बेटा? मार्केट प्राइस, और एक क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। आसान भाषा में समझाता हूं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। अब जैसे ये इसको देखो, क्या ये स्टेपलर है? स्टेपलर बनाने में पैसा लगा होगा। अरे समझते हो, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होती थी ना। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है, अब सुनना, मतलब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? इसको बनाने में जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम आए सबकी जोड़ लेते हैं हम, कि भाई लेबर इतना लगा, ये सब इतना, सब कुछ, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब जोड़ लेंगे। अरे फैक्टर इनकम कौन सी होती है? यही तो, सब जोड़ लो। ठीक है, तो ये जो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? आसान नाम ही है, नाम ही बता रहा है। फैक्टर कॉस्ट मींस फैक्टर्स पे जो पैसा दिया आपने, सिंपल है। तो मान लो इसको बनाने में कितना पैसा लगा मेरा, मान लो 20 रुपए लगा या 80 रुपए लगा, चलो 80 रुपए फैक्टर्स के ऊपर लगा। बोला सर कैसे? सारा जोड़ लिया मैंने, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट भी, प्रॉफिट भी। फैक्टर में एंटरप्रेन्योर नहीं आता क्या? आता है ना? फैक्टर में एंटरप्रेन्योर नहीं आता क्या? आता है। ये क्या होता है, अपन जब पढ़ते हैं ना, वो 11th 12th में जब भी आपने ये चैप्टर पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा सा ना हैवी दिमाग पे प्रेशर लेके पढ़ते हैं, जो टीचर वीचर भी डरा देते हैं, बोले और क्या ही है ऐसा। तो हम क्या है, कई बेसिक क्वेश्चंस पूछते नहीं उनसे, और अपने माइंड में जैसा वो बोलते हैं, कई बार या तो वही मान लेते हैं या पूछते ही नहीं, जबकि वो अनक्लियर रह जाती है। फैक्टर कॉस्ट में कई लोगों को लगता है कि बोले सिर्फ ये तो, इसमें प्रॉफिट थोड़ी जुड़ता होगा सर, ये तो कॉस्ट है। फैक्टर्स की कॉस्ट है ना, फैक्टर्स में तो सारे ही होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो भाई प्रॉफिट जोड़ के ये मेरे को कितने का पड़ा, उसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। प्रॉफिट जुड़ेगा ही ना, मैं भी तो फैक्टर हूं, एंटरप्रेन्योर फैक्टर नहीं होता क्या? तो सारे फैक्टर्स की कॉस्ट को जोड़ लो, वो कितने रुपए में पड़ा वो पता लग जाएगा। तो मान लो ये कह रहा हूं मैं 80 रुपए का पड़ा, कितने का पड़ा? 80 रुपए का पड़ा। अब मेरे को एक बात बताओ, 80 रुपए का पड़ा, बस तो प्राइस किसकी क्या होगी? 80 होगी क्या? नहीं, मुझे 80 का पड़ा ना, मेरे लिए सब कुछ निकाल लिया, मेरा प्रॉफिट जोड़ के 80 रुपए का है ये मेरे लिए, ठीक है जी। अब लेकिन 80 में थोड़ी बेच दूंगा, सरकार मेरे से इस पे क्या लेती है? जीएसटी लेगी, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपने पढ़ा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो जिसका बर्डन हम दूसरों पे शिफ्ट कर सकते हैं। सो ये टैक्स कौन देगा? कस्टमर से लूंगा मैं हूं सेलर, तो मैं तो कस्टमर से लेके, लेकिन देना मुझे किसको है? फिर कस्टमर से लेके सरकार को देना है, तो लेना तो है ही ना, मतलब तो कस्टमर से टैक्स का वैसा भी लेना है, तो फिर सिर्फ 80 रुपए थोड़ी लेने हैं। कितने लेने हैं बताओ कस्टमर से? 80 रुपए तो मेरी जेब से गया, मेरा पैसा है। अरे 80 रुपए तो मेरी कॉस्ट है, प्लस क्या सरकार को भी तो टैक्स देना है मुझे इसके ऊपर, तो वो टैक्स उससे लूंगा कस्टमर से, तो इनडायरेक्ट टैक्स लूंगा इसके ऊपर, जीएसटी। समझ में आई मेरी बात? तो इनडायरेक्ट टैक्स लूंगा। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा पढ़ाई लिखाई वाला प्रोडक्ट है, स्टेपलर वगैरह, तो मान लो सरकार इस पर सब्सिडी देती है, सब्सिडी देती है, मान लो 5 रुपए की सरकार सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी देने से कीमत क्या हो जाती है? कम, तो माइनस सब्सिडी। तो सुनना, 80 रुपए का इसका फैक्टर कॉस्ट है, मुझे 20 रुपए इस पे टैक्स देना है सरकार को। मान लो एक स्टेपलर पे कितना टैक्स देना होता है? 20, और 5 रुपए की सरकार क्या देती है? तो बताओ इसका मार्केट प्राइस क्या हुआ?
95। सो 95 और ये होता है 80। ये फर्क होता है फैक्टर कॉस्ट का और मार्केट प्राइस का। बात समझ में आई थोड़ी सी? फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? बस एक प्रोड्यूसर के फैक्टर्स की कॉस्ट, उसमें कुछ भी वो टैक्स वैक्स नहीं जुड़ा हुआ। समझ में आई मेरी बात? ये उसके सिर्फ फैक्टर्स की कॉस्ट है जो उसको बनाने में उसकी लगी, इंक्लूडिंग द प्रॉफिट। मैं पता नहीं मुझे बोलना पड़ रहा है बार बार, लेकिन आप उसको वैसे ही समझना चाहिए कि फैक्टर कॉस्ट मींस फैक्टर्स की कॉस्ट। एंटरप्रेन्योर भी तो फैक्टर ही है ना भाई, प्रॉफिट जोड़ के ही बोल रहा हूँ। 80 रुपए है ये, मेरे को 80 रुपए चाहिए इससे, बस 80 रुपए कॉस्ट है मेरी, मुझे 80 चाहिए। अब लेकिन 80 में थोड़ी बेच दूंगा, सरकार मेरे से इस पर टैक्स मांगेगी, तो वो टैक्स मैं किससे लूंगा? कस्टमर से। तो इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ूंगा, कस्टमर से लेने 20 रुपए, और सरकार ने 5 रुपए की इस पे मेरे को क्या दे रखी है? सब्सिडी। तो कितने का हो गया ये? 95 की प्राइस होगी इसकी, मार्केट प्राइस। जो इस पे छपाऊंगा ना, इसके डब्बे पे छपती है एमआरपी, तो इस पे छपेगी क्या? 105। 105 एमआरपी छपती है ना, वो दैट इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। 95 तक निकाल देंगे, जो भी है, मतलब 95 डाल दो, अब तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई मेरी बात? होता है ना, थोड़ी हाई होती प्राइस, उसमें कम पे बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कभी देखा आपने दुकान से खरीद के लाए होगे आप ये, तो 105 लिखी तो 105 ही लेता है क्या? जरूरी नहीं है, 100 रुपए भी दे देते हैं। समझ में आया? सब उसको पता होता है कितना इसमें चेंज है। तो खैर जो भी, आप तो 95 मान लो, इस पे छपाएगी कितनी प्राइस? 95। और क्या लिखा होता है ब्रैकेट में? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। क्या लिखा होता है? लिखा होता है, देख लो आप। 10 रुपए की, वो 10 रुपए की, 20 रुपए की, कोई भी चीज खरीद लो, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस होते हैं। वो आती है बिस्लेरी की बोतल 20 रुपए की, उसके ब्रैकेट में भी लिखा होता है 20 रुपए इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। सब जुड़ा हुआ है उसमें भाई, प्राइस है वो, मार्केट प्राइस है उसकी। तो 20 रुपए जब आप उसको दोगे दुकानदार को, या मान लो बिस्लेरी के पास जाएंगे वो 20 रुपए, तो 20 रुपए से फिर वो क्या देगी? उसको जो भी टैक्स वैक्स देना है वो दे देगी, और बाकी अपना फैक्ट्री कॉस्ट रख लेगी। ऐसे समझ में आया? तो एक होता है फैक्ट्री कॉस्ट, एक होता है मार्केट प्राइस। डिफरेंस समझ में आया? तो इनके बीच का जो डिफरेंस है क्या है? देखो देखो देखो, इधर देखना, आसान भाषा। 80 और 80, सर इधर भी 80 इधर भी 80, तो डिफरेंस क्या हुआ इनके बीच का? यही तो है सिर्फ। इन दोनों में क्या फर्क है? इस चीज का ही तो फर्क लग रहा है, 80 और 80 तो है वो फर्क। इस चीज का, ये क्या चीज होती है? इसको बोलते हैं एनआईटी। क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट में लेते हैं भाई, हम उनको कितना दे रहे हैं सरकार को? 20। सरकार बदले में कितने का फायदा दे रही है? 5। तो नेट कितना दे रहे हैं हम उसे? 15। भाई मैंने उसे, सरकार गवर्नमेंट को 20 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स दिया, सरकार मुझे बदले में सब्सिडीज दे रही है 5 रुपए की, तो नेट मैंने उसको कितना दिया? 15 ही तो दिया। तो उसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो एमपी और एफसी के बीच का फर्क क्या होता है? एनआईटी। तो मार्केट प्राइस में से अगर मैं ये एनआईटी हटा दूं तो क्या आ जाती है? फैक्टर कॉस्ट। तो एक फॉर्मूला बन गया बेटा, याद रखिएगा, जो भी नॉन इकोनॉमिक्स से पहली बार पढ़ रहे हैं, तो एक फॉर्मूला बन गया। एक बात बताओ, 95 रुपए इसकी प्राइस है, 95। तो अगर मैं 95 में से 95 में से एनआईटी माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। एनआईटी क्या होता है? फॉर्मूला है, सुनना बेटा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला यही तो है, आईटी माइनस सब्सिडीज। इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एनआईटी। ठीक है, अरे पढ़ा हुआ है आप सबने तो। एनआईटी क्या होता है? द इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड टू द गवर्नमेंट माइनस सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम देम। अगर कुछ मिली है तो जरूरी नहीं हमेशा मिले ही मिले, ठीक है, ये तो पढ़ाई लिखाई का सामान था जो सरकार ने 5 रुपए की दे दी सब्सिडी। कोई सिगरेट दारू होती तो नहीं देती ना सरकार, बुला रहे ये लो यार दारू ले रहे हो, सब्सिडी तो लो, चखने आप तो उससे ही खरीद लो। ऐसा तो नहीं है ना, सरकार ऐसी चीजों पे सब्सिडी नहीं देती, कोई अच्छी चीज होती है तो ही मिलती है। आज ईवी गाड़ियां हैं, ईवी गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या देती है? सब्सिडी देती है। समझ रहे हो मेरी बात? ताकि वो और सस्ती हो, समझ रहे हो? तो दे रही है ना वो सब्सिडी। तो सिंपल है भाई, एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूले लिख लेने चाहिए आपको। एनआईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। आईटी मतलब पूरा लिख दूं के नाम? इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड टू गवर्नमेंट माइनस सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। चलो क्लियर है? अच्छा ये क्या होता है? होता क्या है ये चीज? किसमें काम आ रहा है सर एनआईटी? अरे कुछ नहीं, फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ते हैं हम?
भाई एक जब प्रोड्यूसर है, जब एक प्राइस निकालते हैं तो कैसे निकालता है प्राइस, कैसे निकालता है, फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ता है, एनआईटी, और किसमें बेच देता है, ये होती है उसकी मार्केट प्राइस। फॉर एग्जांपल मान लो मैं खाने का काम स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, तो मान लो मैं सैंडविचेस बेचूंगा, तो एक सैंडविच का जब कीमत निकालूंगा, मेन्यू में लिखते हैं ना प्राइस, अरे है ना, मेन्यू में लिखते हैं प्राइस, तो जब मैं उसकी कीमत निकालूंगा तो कैसे निकलती है बेसिकली, वो ऐसे निकलती है, फैक्टर कॉस्ट जोड़ूंगा, मेरा उस सैंडविच को बनाने में क्या लग रहा है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट, प्लस जो सरकार को मुझे उस पर देना, ऐसे करके उसका प्राइस निकल जाएगा। या मान लो कोई चॉकलेट बना रहा हूं, चॉकलेट बनाने का काम किया, तो चॉकलेट की प्राइस क्या रखूंगा, जो मुझे उसको बनाने में लग रहा है, फैक्टर्स का कॉस्ट प्लस मुझे सरकार को भी तो देना है उसके ऊपर, तो वो भी जोड़ लूंगा, उससे क्या आ जाएगी उसकी मार्केट। क्लियर है सबको? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, एनआईटी, बीच में क्या है उनके, एनआईटी तो है। अच्छा, तो कभी फैक्टर कॉस्ट दे रखी हो, मार्केट प्राइस निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, बोलो, याद होना चाहिए फॉर्मूला, कभी फैक्टर कॉस्ट दे रखी हो और क्या निकालनी हो, एमपी, तो क्या कर दो, एनआईटी माइनस कर दो। अच्छा, कभी एमपी दे रखा हो, फैक्टर कॉस्ट पूछा हो, एमपी से जाना हो कहां पे, फैक्टर कॉस्ट पे, तो क्या कर दो इसमें, एनआईटी लेस कर दो। अच्छा, मैंने ऐसे कर दी ऊपर वाला गलती से कर दिया, फैक्टर कॉस्ट से कहां पे जाना है, मार्केट प्राइस पे जाना है, तो एनआईटी ऐड कर दो। और अगर मार्केट प्राइस दे रखी है और आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी माइनस, सिंपल है। ठीक है, ग्रॉस और नेट का डेप्रिसिएशन कल बता दिया था मैंने, डेप्रिसिएशन कितने कितने नाम होते हैं उसके, 3, सीएफसी, सीसीए और सीआरसी, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। क्लियर है? एक नाम और आएगा जो सही समय पे बताऊंगा, पहले नहीं बताता मैं कभी। सर मैं सभी को आईटी मैंने सब्सिडी का पढ़ लिया, फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम पढ़ ली, ठीक है, एग्जांपल फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम के, ट्रांसफर इनकम का बताया ना मैंने आपको, कौन सी होती है, अरे वो फ्री पॉकेट वाली, ओल्ड एज पेंशन, डोनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सब गिफ्ट्स, जो भी फ्री पॉकेट का मिला, दैट इज कॉल्ड योर स्कॉलरशिप। हाउ कुड आई फॉरगेट स्कॉलरशिप, ये सब फ्री पॉकेट की होती है भाई। सरकार, आज आप देखो दिल्ली में जाकर के, दिल्ली में जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी है, कितने ही लोग वहां पे पढ़ रहे हैं, क्या कर पीएचडी की कर रहे हैं पढ़ाई, तो सरकार क्या देती है, स्कॉलरशिप देती है, पीएचडी करने वालों को मिलती है, ऐसा होता है। सर मैं आया 2015 में, 2015 में आई वेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और मतलब इसके लिए पीएचडी के लिए वहां पे मैंने अप्लाई किया था। उससे पहले तो आई ट्राइड फॉर 2-3 इयर्स, नहीं हुआ था, लेकिन 2015 में फाइनली आई गॉट द स्कॉलरशिप फ्रॉम देम, और तो वहां पे फिर मैं गया। अब मेरी शादी थी 22 नवंबर 2015, ठीक है। अब उसको, और जो मेरी मतलब वहां जब अचानक से उसकी डेट्स आती है, ऐसे नहीं आती, सो उसका जो डेट आया वो आया 8 नवंबर 2015, वो आया था, वो तो 22 नवंबर को जाना था, और आई वो 22 की शादी थी और 8 का वो था। सो आई वेंट, ऑब्वियसली जाऊंगा मैं, एक बार तो जाऊंगा ही, मैंने कहा एक बार देख के आ जाऊंगा कि ठीक है क्या सिस्टम है। तो मैं वहां गया, उसका वहां का एनवायरमेंट क्या है पीएचडी के लिए ना, कि अब वो 8,000 पाउंड मेरे को स्टाइपेंड दे रहे थे। अब 8,000 पाउंड में ठीक है, मैं मेरा सर्वाइवल तो कर सकता हूँ, अरे मेरा तो कर लूंगा, 8,000 पाउंड अराउंड हो जाता था कि एक आदमी, मैं तो कर लूंगा सर्वाइव वहां पे कैम्ब्रिज में। अभी अब किसी के साथ तो नहीं कर सकता ना, शादी के बाद तो वाइफ इज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो ये रीजन तो चलो था ही था, लेकिन फिर भी चलो वो तो मैनेज हो जाता कि भाई सेविंग्स थी या घर से ले लेते, जो भी था। लेकिन फिर वहां पे क्या होता है, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो यहाँ से तो इंडिया से देखने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि तभी तो मैं इतनी कोशिश कर रहा था 3 साल से, लेकिन वहां पे जब अपन जाते हैं तो देयर इज नो वन टू हेल्प यू आउट। इंडिया में अगर आप पीएचडी करते हो तो यहाँ पर आपको वो बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए हैं, ठीक है, तो यू गेट हेल्प, यू गेट गाइडेंस। पीएचडी क्या होता है, एक रिसर्च होता है कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिसर्च कर रहे हो, स्पेशलिस्ट बन रहे हो, अंदर तक डीप जा रहे हो, तो वहां पे कोई गाइडेंस के लिए कोई कुछ नहीं होता, देयर इज नो गाइडेंस। वहां पे मैं अराउंड में 10 एक दिन तो मैं घूमता रहा, मतलब काफी, मतलब सब सेट हो गया था, रूम वूम देख लिया,
जहाँ पे मेरे को हॉस्टल था, वहां पे सब कुछ देख के आई स्टार्टेड पीएचडी देयर। लेकिन फिर क्या हुआ, वहां पे कोई मेरे को कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही थी भाई। जो मैं जिस वे में करना चाह रहा था, तो मैं पब्लिक इकोनॉमिक्स में करना चाह रहा था बेसिकली। तो जैसे होता है, तो है ना, तो वहां पे मेरे को कोई गाइड ही नहीं कर रहा था। खूब मैंने कोशिश करी, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं मिलती वहां पे। फिर मेरा एक फ्रेंड था जो वहीं पे रहता था, उसके थ्रू कई चीजें मैंने पता करी। तो बात ये हुई कि वहां पे कोई गाइडेंस ही नहीं है। पढ़ना है तो मतलब वो सिर्फ एक बार अलाउ कर देता है, फिर आप करते रहो अपनी। गाइडेंस ठीक से नहीं मिलती है वहां पे, ये चक्कर था। सब अपने अपने में रहते हैं वहां पे, विदेश में कोई किसी को हेल्प नहीं करता है। तो फिर देन आई केम बैक ऐसे करके। तो फिर आज यही है। फिर यहाँ से ही कर लो, ये ज्यादा बेटर रहता है ना। वहां तो पॉसिबल ही नहीं था, सर्वाइव ही नहीं कर सकते। 8,000 पाउंड में क्या करोगे? फ्री पॉकेट का पैसा कितना देंगे? पूरा ही दे देंगे क्या? पूरा ले आओ, घर परिवार चकाचक चला लो। वो पॉसिबल ही नहीं है भाई ऐसा। 8,000 पाउंड तो बहुत ज्यादा थोड़ी होते हैं, वहां पे खर्चे भी उतने ही होते हैं, वो उतना ही है। चलो ये सब होता है भैया, फ्री पॉकेट का है, कितना ही देंगे स्कॉलरशिप, ज्यादा नहीं देते। ठीक, हमारे देश में भी देते हैं। मेहनत का पैसा क्या होता है? जो भी सैलरी, आप नौकरी कर रहे हो, सैलरी मिल रही है, मेहनत का पैसा। कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, सैलरी मिल रही है, मेहनत का पैसा। ये एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, मेहनत का पैसा। अरे सब मेहनत का पैसा है जी, मेहनत तो कर ही रहे। मेहनत करके जो भी कमाया सब फैक्टर इनकम कहलाता है। समझ में आया सभी को? बोलो भैया। चलो अब एक और चीज होती है, उसकी आई गेस यहाँ कहीं जरूरत तो नहीं पड़ेगी। बताओ नहीं बताओ, क्योंकि बताने को तो बहुत कुछ है। मैंने आपको पहले बोला था, नेशनल इनकम तो है, पढ़ाने को तो इतना है कि तुम्हारे स्कूल में जैसे 30 दिन पढ़ाते हैं, मैं और ज्यादा पढ़ा दूंगा, और ज्यादा अंदर घुस सकते हैं। लेकिन क्या उतना तुम्हारे कोर्स के लिए रेलिवेंट नहीं है। ऊपर ऊपर बहुत ऊपर से पढ़ाया है, तो मैं अंदर घुसूं, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये चक्कर है। तो इसको लिख के लाइएगा सब लोग अपने अपने नोट्स के अंदर। कल वाले बनाए? कल वाले भी बनाए? एक बार मेरे को कल वाले है ना, जिसने भी बनाए हो, तो अच्छी राइटिंग आपको लगता हो खुद की, सबको खुद का पता होता है, तो जिसको लगता है अच्छी राइटिंग है, एक बार मेरे को अभी तक का, कल तक का काम एक बार फोटो खींच के अच्छे से पीडीएफ बना के भेज देना। ठीक है, मेरा नंबर है ना, तो मेरे नंबर पे पीडीएफ बना के भेज देना, मतलब जाके। तो आज भेज देना याद से, और अभी भेज पाओ तो बहुत ही बढ़िया। क्लास के बाद मैं जब तक पहुंचूंगा वहां पे, दूसरे के मेरे पास होगा वो। ठीक है, ये हो गया। फोटो ले रहे हो क्या? वो ले लेंगे ना, इसका वो आता है जो, अरे वो एक साथ आता है ना यार, ये लो ना, JPEG PDF। ओह, ये जरूर होता है इसमें, सेव टू USB शेयर। ले ही लो भैया, ये तो ऐसे ही करते हैं। थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया था जब अपन ने, यहाँ से